हरिया मोनपुर राज्य के एक छोटे से झब्बूपुर गांव में रहा करता था। हरिया एक बेहद गरीब किसान था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन हरिया हरा थका अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी गीता रोते हुए उससे बोली, आखिर हम कब तक अपना जीवन गरीबी में काटते रहेंगे। अरे चिंता मत करो गीता, सबके दिन बदलते हैं, एक दिन हमारा भी जरूर बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे दिन बदलेंगे। हमारे जितने भी खेत थे वह सब जमींदार ने हड़प लिए और हमारे 2 पुत्र समय से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए। अरे मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ गीता, यह मत भूलो कि जिस दुख से तुम जूझ रही हो उस दुख को मैंने भी अपने मन के अंदर छुपा रखा है, और मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता क्योंकि मैं पुरुष हूँ और पुरुष के आंसू उसकी कमजोरी का कारण बनते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के सामने कमजोर दिखूं। आप खुद ही बताइए, हमारी पुत्री राधा अब विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह कैसे होगा। चिंता मत करो गीता, मैं दिन रात अपनी बिटिया राधा के बारे में ही सोचता रहता हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारे पास कभी कभी इतना धन भी नहीं होता कि हम पेट भरकर खाना खा सकें। फिर हम अपनी बिटिया के विवाह को कैसे करेंगे। मैं आज ही जमींदार से इसके बारे में बात करूंगा। अगले दिन हरिया खेत में जाकर कड़ी धूप से फिर से मेहनत करने लगा। शाम के समय वह हरिया जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। जल्दी बोलो हरिया, क्या बात करनी है। तुम जानते हो कि मुझे गरीबों से बात करने में ना जाने क्यों चिढ़ महसूस होती है। जमींदार, मुझे मेरे खेत वापस कर दीजिए। कुछ वर्ष पहले मैंने आपसे थोड़ा सा धन उधार लिया था और आपने उस उधार के लिए धन पर भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरे खेत हड़प लिए। तब से मैं वह कर्ज ब्याज सहित चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, और धन के नाम पर मैं कुछ भी नहीं लेता। कभी कभी तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। अब वह समय आ गया जमींदार जी कि आप मेरे खेत वापस कर दो। समय आ गया से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे खेत मैंने हड़पे नहीं, बल्कि उन खेतों पर मेरा ही अधिकार है। जब तुमने मुझसे कर्ज लिया था तब तो तुमने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि मैं कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा, जो तुम नहीं चुका पाए। आप जानते हैं कि मेरे दोनों पुत्र राजा रोहित के सैनिक थे, जो कि एक युद्ध में मारे गए। वही मेरे परिवार का सहारा थे। उसके बाद सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मेरे पास बीज खरीदने तक के धन नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कुछ कर्ज लिया था जो समय पर नहीं चुका पाया। वह तुम्हारी समस्या है हरिया, मेरी नहीं। जहाँ तक तुम्हारे खेत की बात है तो तुम मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना खेत छुड़ा सकते हो। यह सुनकर हरिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या बोला? 1000 स्वर्ण मुद्राएं? आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ हरिया, मैंने तुम्हें जो रकम उधार दी थी उसका ब्याज इतना ही बन रहा है, और जो मैंने अपने ही खेत में गुलाम की तरह काम किया उसका क्या? तुमने जो काम किया है उसका धन तो मुझसे ले गए हो। भगवान से डरो जमींदार, मैंने आपसे कितना धन लिया है इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। अगर पूजा पाठ की बात करनी है तो जाकर मंदिर में करो। अगर मुझसे जमान लड़ाओगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें काम से भी हटा दूं। यह सरासर अन्याय है जमींदार। हाँ, अच्छे से जानता हूँ यह अन्याय है। तो क्या कर लोगे तुम? अरे तुम तो गांव का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब अच्छी तरह जानते हैं कि महाराज रोहित का इकलौता पुत्र राजकुमार शिवम मेरा मित्र है, और वह हमेशा मेरे ही पक्ष लेता है। तुम और गांव वाले चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो हरिया।
हरिया मुंह लटकाकर अपने घर चला आया। हरिया का लटकता हुआ मुंह देखकर उसकी पत्नी गीता उससे बोली, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि जमींदार ने तुमसे क्या कहा। सारा गांव जानता है कि जमींदार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। तुम सही कह रही हो गीता, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगले ही दिन हरिया गांव के मुखिया के पास चला गया और उससे सारी घटना बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ हरिया, मैं क्या करूं? मुखिया जी, जमींदार मुझसे मेरे खेत वापस करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहा है। देखो हरिया, तुम जानते हो कि सारा गांव जमींदार के अत्याचार से पीड़ित है, क्योंकि महाराज रोहित का पुत्र राजकुमार शिवम उसका दोस्त है। और राजकुमार शिवम के बारे में कौन नहीं जानता, वह एक बिगड़ैल राजकुमार है। उसकी वजह से कोई भी गांव वाला जमींदार से आधी बातें बोल नहीं पाता है कि तुम्हें इस बात की शिकायत स्वयं राजमहल में जाकर महाराज रोहित से करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, राजकुमार शिवम के बारे में तो सारा राज्य जानता है। हालांकि महाराज के 2 पुत्र जो शिकार खेलने के लिए दरमियान अचानक से लापता हो गए थे, उन पुत्रों का स्वभाव राजकुमार शिवम से बहुत अलग था। यह बात तुम सही बोल रहे हो हरिया। राजकुमार आदित्य के दोनों बड़े भाई स्वभाव के बहुत ही अच्छे और दयालु थे। जब तक दोनों भाई मौजूद थे, तब तक राजकुमार शिवम की हिम्मत नहीं थी कि प्रजा पर अत्याचार करे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि राजकुमार शिवम ने ही अपने दोनों भाइयों को मार दिया है। पता नहीं मुखिया जी, यह बात सच है या सिर्फ अफवाह। इसका सही जवाब तो केवल राजकुमार शिवम ही दे सकते हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। मुझे राजमहल में जाकर महाराज से जमींदार और राजकुमार शिवम की शिकायत करनी है। उसी दिन राजमहल के अंदर पहुंच गया। राजा रोहित अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा रोहित हरिया की ओर देखकर बोला, तुम तो जब्बूपुर गांव में रहने वाले हो। हाँ महाराज, मेरा नाम हरिया है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे 2 पुत्र मेरी सेना में थे, जो एक युद्ध में वीरता की भेंट चढ़ गए। आपने सही कहा महाराज, मेरे पुत्र वीरता की भेंट चढ़ गए थे। मेरे ऊपर तो मुसीबत के बादल छा गए। मैं समझा नहीं, साफ साफ बोलो। हरिया राजा रोहित को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार ने मेरे खेत पर कब्जा कर रखा है और जमींदार से कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाता, केवल इस वजह से कि आपका पुत्र राजकुमार शिवम जमींदार का दोस्त है और जमींदार इसी बात का फायदा उठाकर सारे गांव वालों को अत्याचार करता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पुत्र की वजह से जमींदार ने तुम्हारे खेत हड़प लिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि जमींदार आपके पुत्र राजकुमार शिवम का मित्रता का फायदा उठा रहा है। यह सुनकर राजा रोहित क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो हरिया। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मेरे गुप्तचर मुझे तुरंत सूचना देते। कुछ देर पहले मैं समझ रहा था कि तुम मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे किसी शत्रु की योजना को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हो। यह सुनकर हरिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ हरिया। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारे 2 पुत्र युद्ध में मारे गए, इसलिए तुम अपने मारे गए पुत्रों का दोषी शायद मुझे समझते हो। तुम जरूर किसी शत्रु के साथ मिल गए हो और मुझे ही पुत्रों के खिलाफ भड़काने के लिए आए हो। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें प्रजा के सामने मौत के घाट उतरवा दूं। ऐसा नहीं है महाराज। ऐसा ही है हरिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे भी 2 जवान पुत्र शिकार के लिए गए थे, जो कि आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ कि जवान पुत्रों के चले जाने का अफसोस क्या होता है।
बेचारा हरिया राजमहल से मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। समय ऐसे ही बीतता रहा। अगले दिन हरिया जैसे ही अपने खेत पर गया, तभी जमींदार वहां आकर हरिया से बोला, अब तुम्हें खेत में काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर हरिया बुरी तरह से घबरा गया। यह आप क्या कह रहे हैं जमींदार? अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई हरिया कि तुम मेरी शिकायत करने राजमहल तक पहुंच गए। किसी गांव वालों को आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई। अब इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूं, सीधे तरीके यहाँ से चले जाओ। हरिया आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया। अब एक तालाब के किनारे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने मेरे खेत हड़प लिए और राजमहल ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। हरिया काफी देर तालाब के पास बैठकर रोता रहा। रो रो कर हरिया का गला सूख गया था। हरिया पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब की ओर बढ़ा, अचानक उनकी नजर तालाब के नजदीक पड़े हुए 2 हिरणों पर पड़ी। हरिया हिरणों को देखकर चौंकता हुआ अपने आप से बोला, अरे यहाँ पर तो हिरन घायल पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों हिरन किसी के तीर से घायल हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि एक हिरन का रंग सफ़ेद तो दूसरे हिरन का रंग नारंगी है। इस तरह के हिरन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी होगी। इतना बोलकर हरिया उन दोनों हिरणों को घाव पर तालाब के पास पड़ी हुई मिट्टी को लगाने लगा। ऐसा करते ही अचानक वो दोनों हिरन होश में आ गए और तुरंत उठकर खड़े हो गए और हरिया को ऐसे देखने लगे मानो कि यह हिरन नहीं बल्कि कोई इंसान हो। अपनी और उन हिरणों को ऐसा देखता हुआ देखकर हरिया आश्चर्य से दोबारा अपने आप से बोला, अजीब बात है, यह हिरन तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे यह मुझे जानते हो। तभी सफेद हिरन इंसानी आवाज में हरिया से बोला, तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हरिया बुरी तरह से डर गया कि तभी नारंगी हिरन हरिया से बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई भाई हैं। हम इस जंगल में शहर के लिए निकले थे कि तभी इस राज्य के राजकुमार की नजर हम दोनों पर पड़ गई है और उसने हम दोनों पर तीर चला दिया। हम दोनों लोग घायल हो गए और भागते भागते यहाँ पर आ पहुँचे। अगर तुम हमें होश में ना लाते तो शायद हम दोनों जीवित ना बचते। अगर राजकुमार शिवम की नज़र तुम पर पड़ गई है तो तुम्हें अभी भी तलाश कर रहा होगा। सुना है कि वह अपने शिकार को कभी नहीं भूलता। तो तुम मेरे साथ घर पर चलो। हरिया उन दोनों हिरणों को अपने घर पर ले आया। घर पर उन दोनों हिरणों को देखकर हरिया की बेटी रजनी आश्चर्य से बोली, अरे पिताजी, इन हिरणों के रंग तो बाकी हिरणों से अलग है। मोनी सही कह रही है। इन्हें आप कहाँ से ले आए और आप इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं? आप जानते हैं ना, हम 2 वक्त की रोटी तो स्वयं ही मुश्किल से खा पाते हैं। बेचारे इन हिरणों को कहाँ से खिला पाएंगे? हरिया अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताते हुए बोला, यह कोई मामूली हिरन नहीं है गीता, यह दोनों मायावी हिरन हैं। राजकुमार शिवम की नज़र इन पर पड़ चुकी है। अगर मैं इन्हें यहाँ पर नहीं लाता तो यह बेचारे उनके तीर से मारे जाते। तभी सफेद रंग का हिरन गीता से बोला, तुम्हारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे पति मन के बहुत ही साफ इंसान हैं। हिरणों के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर हरिया की पत्नी और पुत्री दोनों बुरी तरह से घबरा गई। तभी सफेद हिरन बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति ने हमारी मदद की है, इसलिए हम भी उनकी मदद करेंगे। तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, जो कि तुम्हारे लिए असंभव है। कल जब तुम सोकर उठोगे
तब तुम 1000 स्वर्ण मुद्राओं अपने पास ही पाओगे। अगर तुम्हें ये ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है तो तुम हमें बता सकते हो। नहीं, मुझे केवल 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, ताकि मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकूं और मेहनत से हल चला सकूं। अगली सुबह हरिया का परिवार जब सोकर उठा तो अपने सामने सोने की स्वर्ण मुद्राएं देखकर बुरी तरह से चौंक उठा कि तभी सफेद हिरन हरिया की ओर देखकर बोला, ऐसे मत देखो, तुमने हम दोनों की जान बचाई है। हमारी जान के बदले यह भेंट तुम्हारे लिए बहुत कम है। जाओ और जाकर अपना खेत जमींदार से छुड़ा लो। हरिया उसी समय स्वर्ण मुद्राओं लेकर जमींदार के पास चला गया और जमींदार को देते हुए बोला, ये लो जमींदार, और मेरे खेत से चले जाओ। मैंने तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया है। अरे, तुम इतना सारा धन कहाँ से लाए हो? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जमींदार, तुम्हें बस अपने धन से मतलब होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जमींदार स्वर्ण मुद्राएं लेकर आश्चर्य से वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। हरिया नहीं जानता था कि जमींदार उस दिन से हरिया के घर पर नजरें रखने लगा था और एक जमींदार ने हरिया को सफेद और नारंगी हिरन से बात करते हुए देख लिया। जमींदार आश्चर्य से अपने आप से बोला, ओह अच्छा, तो यह है रहस्य हरिया के धनवान बनने का। इसके हाथ जादुई ऋण लग गए हैं। मुझे यह खबर तुरंत राजकुमार शिवम को बतानी होगी। जमींदार उसी समय राजमहल चला गया। इत्तेफाक से राजकुमार आदित्य अपने राजमहल के बाहर बगीचे में था। जमींदार को देखकर राजकुमार चौंकता हुआ बोला, क्या बात है जमींदार, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया है कि तुम्हें मेरे राजमहल तक आना पड़ा? जमींदार सारी घटना बताते हुए राजकुमार से बोला, राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों हिरणों को हरिया से बातचीत करते हुए देखा, वो भी इंसानी आवाज में। वरना तुम ही बताओ, हरिया के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए लोगों का जीवन बीत जाता है। तुमने बिल्कुल सही काम किया जो मुझे यह रहस्य बता दिया। कुछ समय पहले वह दोनों हिरन मुझे भी जंगल में दिखाई दिए थे। मैंने उन पर उतना तीर भी चलाया था, परंतु वह दोनों घायल होकर वहां से भाग गए। मैंने उन्हें बहुत तलाशा मगर वहां नहीं मिले। वह दोनों हिरन मेरे पास होने चाहिए। चलो मेरे साथ। राजकुमार शिवम तुरंत जमींदार के साथ वहां से चला गया, परंतु राजकुमार शिवम नहीं जानता था कि उनके यह वार्तालाप चुपके से राजा रोहित का मंत्री शेर सिंह सुन रहा था। शेर सिंह तुरंत राजा रोहित के पास पहुंचकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, हरिया जिस समय आया था उस समय मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, परंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजकुमार शिवम के कदम अच्छे रास्ते पर नहीं हैं। हमें तुरंत उनका पीछा करना चाहिए। राजा रोहित बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। हरिया अपने घर पर आराम से बैठा था। तभी उनके घर के अंदर राजकुमार शिवम और जमींदार घुस आए। हरिया उन दोनों को देखकर चौंक पड़ा। राजकुमार शिवम हरिया की ओर देखकर बोला, दोनों जादुई हिरन कहाँ हैं? सीधे तरह से उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजकुमार शिवम की बात सुनकर हरिया बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे राजकुमार, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी भी जादुई हिरन को नहीं देखा है। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो?
जमींदार ने अपनी आंखों से देखा कि वह दोनों हिरन तुमसे इंसानों की तरह बात कर रहे थे। सच कहो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी वहां पर दोनों हिरन आकर खड़े हो गए। राजकुमार उन दोनों हिरनों को देखकर हरिया से गुस्से में बोला, और तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे गलतफहमी हुई है। तभी सफेद हिरन गुस्से में राजकुमार शिवम से बोला, यह तुम गलत कह रहे हो राजकुमार शिवम। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो परिणाम गंभीर होगा। राजकुमार शिवम ने बिना एक पल भी गवाए अपनी तलवार निकाल ली और उन दोनों हिरनों से बोला, कुछ समय पहले तुम दोनों मेरे तीर से बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी खाल अपने राजमहल की दीवार पर लटका दूंगा। तभी अचानक वहां पर राजा रोहित और उनके साथ मंत्री शेर सिंह आ पहुंचे। राजकुमार शिवम अपने पिता को देखकर एकदम घबराते हुए बोला, पिताजी, हरिया के पास जादुई हिरन है और वह उन दोनों जादुई हिरन के द्वारा हमसे हमारा राज छीनना चाहता है। नहीं महाराज, यह झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, न ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तभी राजकुमार शिवम ने अपनी तलवार से उन दोनों हिरनों पर वार कर दिया, परंतु उनकी ऐसा कहते ही वह दोनों हिरन रंग बिरंगी किरणों के साथ सुंदर राजकुमारों में परिवर्तित हो गए। उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा शिवम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे, यह तो मेरे पुत्र राजकुमार पवन और राजकुमार अमित हैं, जो कुछ समय पहले जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। तभी राजकुमार अमित अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, हम दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, मगर गलती में मेरा तीर एक साधु को लग गया। साधु क्रोधित हो गया और उसने हमें श्राप देकर हिरन में बदल दिया। हम दोनों उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए तो साधु को आखिरकार दया आ गई। उसने हमें तो मायावी शक्तियां तो दी, लेकिन एक शर्त भी रखी। वह शर्त कुछ इस तरह थी, तुम दोनों को बिना अपना रहस्य प्रकट किए किसी गरीब की सहायता करनी होगी, और जब तुम्हारा कोई सगा तुम पर तलवार से वार करेगा तभी तुम्हारा यह श्राप समाप्त होगा। बस पिताजी, यही था हमारा भाग्य। हम जंगल में बस इसी आस से भटकते रहे कि कब हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। पिताजी, हरिया निर्दोष है। अगर वह ना होता तो आज हम जीवित ना होते। जब हम दोनों हिरन के रूप में थे तब शिवम ने तीर चलाकर हमें घायल कर दिया था। हम वहां से जान बचाकर भागे तो उसी वक्त हरिया ने मेरी मदद की। हरिया ने? वह कैसे? पिताजी, उसने हमें ना सिर्फ छुपाया बल्कि हमारी जान भी बचाई। उसी की बदौलत आज हम आपके सामने खड़े हैं। अगर वह ना होता तो हम कभी भी श्राप से मुक्त ना हो पाते। फिर सभी लोग राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर राजकुमार पवन अपने पिता से बोलता है, पिताजी, इस बीच जमींदार और राजकुमार शिवम ने गांव वालों को खूब अत्याचार करना शुरू किया। जमींदार ने शिवम की शक्तियों का फायदा उठाकर पूरे गांव पर जुर्म किए थे। अब हमें उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना ही होगा। शिवम, मैं तुम्हें हमेशा एक जिम्मेदार राजकुमार समझता था, लेकिन तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तुमने मेरे और पूरे राज के विश्वास को तोड़ा है। पिताजी, मैं सिर्फ राज की सुरक्षा के लिए चिंतित था। मुझे लगा कि यह जादुई हिरन हमारे राज के लिए खतरा है। मैंने जो भी किया वह सिर्फ राज्य के हित के लिए किया। राज की सुरक्षा के नाम पर निर्दोषों पर अत्याचार करना कभी सही नहीं होता है। तुमने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है शिवम। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि मैं सही हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा शिवम। राज्य और प्रजा के साथ किया हुआ अन्याय माफी के योग्य नहीं है। पिताजी, हमें तुरंत जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे गांव वालों को न्याय भी मिल जाएगा।
हाँ शेर सिंह, जमींदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और शिवम तुम्हें राज से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। साथ ही हरिया को उसकी बहादुरी के लिए पूरे राज का सम्मानित किया जाएगा। उसने साबित किया है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है।